नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कि कोविड में दौरान जो पढ़ाई हुई, क्या उसमें बच्चों की नींव डगमगा गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022 सामने आई है। ये एक सर्वे है भारत सरकार का एनसीईआरटी की मदद से, और इस सर्वे में तीसरी क्लास के बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए हैं और सवाल उनकी जो फाउंडेशनल लर्निंग होती है, यानी कि अगर बच्चे सीख रहे हैं तो बेसिक स्किल्स उनमें कितना आया है, ये पता लगाने की कोशिश की गई है। मकसद ये था कि 2026 तक बच्चों को पूरी तरह तैयार किया जाए, इसलिए इन बच्चों की सैंपलिंग की गई है। लेकिन जो इसमें बातें सामने आई हैं वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या कोविड के दौरान जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो सही हुई है, क्योंकि पहले भी इस पर बातचीत होती रही है। तो निकल कर क्या आया है सर्वे में, ये आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि 2022 मार्च का ये सर्वे है। तीसरी क्लास के बच्चों का सर्वे किया गया है। तो 2022 मार्च में जो बच्चे तीसरी में हैं वो कोविड आने के समय पहली या दूसरी क्लास में रहे होंगे। इसमें न्यूमरेसी और लिटरेसी दो तरह के टेस्ट किए गए हैं उनके। न्यूमरेसी में गणित के बेसिक स्किल का सर्वे किया गया है, और जो लिटरेसी का पार्ट है, जैसे कि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग गणित के जो बेसिक सवाल हो सकते हैं तीसरी क्लास के बच्चों से, और भाषा से जुड़े स्किल्स का भी सर्वे किया गया है। इसमें उनसे पूछा गया कि भाई अक्षर पहचानते हैं कि नहीं, शब्दों को पहचानते हैं कि नहीं, जो बेसिक स्किल्स हो सकते हैं भाषा से जुड़े। इसमें 20 भाषाएं हैं, इसमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल है, और सबका जो रिजल्ट आया है वो दिलचस्प है। सबसे पहले देखिए क्लास 3 के गणित के जो सवाल थे और उससे जो टेस्ट निकाली एनसीईआरटी ने, उस टेस्ट में बेसिक स्किल भी नहीं है। यानी आपसे जो उम्मीद की जाती है नंबर्स आप पहचाने, दो छोटे छोटे नंबर्स को जोड़ पाए, ऐसे स्किल्स भी 11% बच्चों में नहीं थी, और बाकी 37% बच्चे भी उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए ताकि ये कहा जा सके कि इनके बीच में बेसिक स्किल्स है। तो ये करीब करीब 48% का आंकड़ा है, जो अपने आप में चिंताजनक है। 48% बच्चों के पास बेसिक स्किल्स भी नहीं है गणित के मामले में। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं ये अंग्रेजी का हाल है। यहां भी 15% और 30%, यानी 45% बच्चे ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं जो फेल हो रहे हैं टेस्ट में। 21% पास हो रहे हैं और 34% बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये अंग्रेजी का हाल है। इससे पहले गणित आपने देखा था, और अब हिंदी ले लेते हैं। हिंदी में भी 21 और 32, यहाँ तो ज़्यादा बुरी स्थिति है। 53% बच्चे जो तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, हिंदी की बेसिक समझ उनको नहीं है, हिंदी के बेसिक टेस्ट में वो पास नहीं हो रहे हैं। तो ये है चिंता की बात। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें 20 भाषाएं शामिल थी, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर। तो ये बड़ी ही चिंता की बात है कि जो बेसिक स्किल्स है, चाहे गणित से जुड़ी हो या भाषाओं से जुड़ी हो, ये तय करती हैं कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक सर्वे है जो कि जिसका मकसद भारत सरकार का ये है कि बच्चों को पूरी तरह से इक्विप किया जाए, बेसिक स्किल्स उनके कंप्लीट किए जाए आज से 3-4 साल बाद, और उसके लिए ये सर्वे किया गया। ये कोई कोविड का असर नापने के लिए, मापने के लिए सर्वे नहीं किया गया। लेकिन जो इससे बात निकलकर सामने आती है वो तो यही है कि जब तीसरी कक्षा में अभी बच्चा है तो 2 साल उसने कैसे पढ़ाई की होगी, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो उसकी हुई, उसके नतीजे में क्या ये इस तरीके से बच्चे पिछड़ रहे हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। पैनल से आपको मिलवाते हैं। फादर एग्नेल स्कूल की प्रिंसिपल मुक्ति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, और चितकारा इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर नियति चितकारा, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चीनू अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुक्ति जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, छोटे बच्चों का सर्वे है और ये जो परिणाम दे रहा है, इसमें आधे बच्चे बता रहा है कि बेसिक स्किल्स में फेल हो रहे हैं, मैथ्स और लैंग्वेजेस में। क्या आमतौर पर यही स्थिति होती है, या आपको लगता है कि कोविड के चलते झटका लगा है पढ़ाई को और फाउंडेशन कमजोर हुई है? देखिए, कोविड के चलते झटका लगा ही, झटका नहीं कहना चाहिए। इट वॉज़ अ स्लो प्रोसेस, जिसमें कि बच्चे धीरे धीरे अपने जितना उनको पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ पाए। पहले तो जब हमने ऑनलाइन टीचिंग कराई तो हमने टाइम बहुत कम कर दिया इनकी पढ़ाई का। स्क्रीन टाइम के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई हैं,
और स्क्रीन टाइम हमने इनका काफ़ी कम किया, जिसकी वजह से जो क्लासरूम में हमारी पढ़ाई होती थी वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। उसका असर लॉन्ग रन पे अब दिख रहा है। तो ये तो एक वजह है ही कि ये लोग जो है कम होता जा रहा है। जो आपका सर्वे में आंकड़े आए हैं वो इतने कमज़ोर दिखा रहे हैं कि बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं। जी, तो ये है समस्या, और समस्या का निदान हम चाहते हैं। निदान ये है कि जो लॉस हुआ है बच्चों का कोविड के दौरान पढ़ाई के सिलसिले में, वो उनको कैसे वापस लौटाया जाए। लेकिन आप वापस तभी लौटा सकते हैं जब आप समस्या को ठीक तरीके से समझें। तो नियति जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम्स ट्रेस की हैं आप लोगों ने? बातचीत में टीचर्स सबसे पहली बात ये कहते हैं कि कोविड में, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, ये सर्वे तीसरी क्लास का है, लेकिन 9th-10th के बच्चों के बारे में भी टीचर्स ये कह रहे हैं कि इस साल या इससे पहले के साल में भी परेशानी ये है कि वो बिल्कुल लगता है जैसे 2 साल का गैप हो गया। जितनी तैयारी के साथ बच्चे 9th में आते थे, अब वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस आपने नोट किया कि जो कोविड ने क्रिएट किए हैं आप लोगों के लिए? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके की स्थिति है, ये स्कूलों के ने पहली बार एक्सपीरियंस नहीं की है। जब एक बच्चा दूसरे स्कूल से चेंज होके आता है या दूसरी स्टेट से आता है या दूसरे देशों से पढ़ाई के लिए आता है, तो 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है, और उसके लिए काफी ब्रिज कोर्सेज हैं जो स्कूल्स जो हैं अपने एंगल पे तैयार करते हैं। ये स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी बिकॉज इसमें परिवार इन्वॉल्व थे, हेल्थ रीजंस थे, तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए, कोई नेटवर्क कनेक्शन था। तो पर ये अब जब बच्चे स्कूल में लौटे हैं तो सब स्कूलों ने अपने लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग की है ब्रिज कोर्सेज की। दूसरा, गवर्नमेंट का भी बहुत इस तरीके में सपोर्ट रहा है सर, बिकॉज हमें हर हफ्ते बहुत ही अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स बन के आते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे सीबीएसई के काफी क्लस्टर्स बने हुए हैं, हमारे हब्स बने हुए हैं। उसके अलावा हमें ये सपोर्ट भी रहती है कि पहले तो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था कि स्कूल में चलता क्या है, तो कोविड में अब पेरेंट भी क्लासरूम का हिस्सा बने तो मालूम पड़ा कि स्कूल कितनी एफर्ट डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज बड़ी क्लियर हुई कि स्कूल्स की इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है। सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी सर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बड़ी ब्यूटीफुली इस चीज को पहले ही आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने स्कूल की पूरी शिक्षा को डिफरेंट हिस्सों में बांटा है, 5+3+3+4। तो जो पहले होता था कि किंडरगार्टन स्कूल अलग चलते थे और 1, 2, 3 अलग चलते थे, अब ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो ये जो करिकुलम मिक्स हो गया है, उससे एक बढ़िया कनेक्ट मिला है। आप एक ऐसे दिशा में इशारा कर रही हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें ओवरहॉल करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम थोड़ा सा जो टेम्परेरी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो रियल प्रॉब्लम से, देखिए हमारे भी बच्चे हैं और टीचर्स से हमारी भी बातचीत होती है, तो ये प्रॉब्लम्स टीचर भी बताती है कि ये प्रॉब्लम तो है इस वक्त। जो 2 साल का जो गैप हुआ है वो चैलेंजेस दे रहा है। मुक्ति जी, ये बताइए कि अभी उसको फिक्स करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो कैसे करें, और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? जी बिल्कुल। जो हम लोगों ने कोशिश करी है और चल रही है अभी कोशिश, उनको वापस उनका लेवल बढ़ाने के लिए, उसमें हमने सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किस लेवल पर रह गए हैं पहले, अपने लेवल पर, अपने स्कूल लेवल पर जी, जैसा कि सभी स्कूल्स कर रहे होंगे, ऐसा मैम ने कहा। उसके बाद हमने काफ़ी टाइम, इनिशियल डेज जो स्कूल जब खुला है, जब बच्चों ने आना शुरू किया, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने उनको प्रीवियस क्लास का पढ़ाया है। उस प्रोसेस में हम थोड़ा सा पीछे हो गए, जो नॉर्मल हमारा सिलेबस होता था, बट वो हमने इग्नोर किया क्योंकि फाउंडेशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़, ये हमने करा है नॉट ओनली 3rd में, ये हमने हर क्लास में करा है। और उसके बाद वी ट्राई टू हैव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट करा, जो एग्जैक्ट हमें लेवल पता चल जाए बच्चों का। उसके बेसिस पे थोड़ा सा हमने अपना पढ़ाने का तरीका चेंज किया। और बाकी तो पेरेंट के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्रिज गैप करना है कि स्कूल में हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम पेरेंट्स की भी हेल्प ले रहे हैं। पेरेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं कि आप जो है इसको घर पर थोड़ा सा इस लेवल में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करिए।
जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 1 साल में कर पाएंगे। ये 3 साल लगेगा जो हम पूरा वापस लाएंगे। जी। अगर आप क्लास 9th की बात करें तो जो बच्चा क्लास 6 में पढ़ा था 7th 8th उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो अभी उनके तो न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक सब कुछ में ही बहुत पीछे हैं, जिसके लिए टीचर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमने हर क्लास में यही ब्रिज करने के लिए पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि एग्जिट प्लान जो हमारा होता है हर क्लास से, कि किस लेवल पर बच्चा है अभी। तो उसके बाद वी हैव चॉक्ड आउट और उस पर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर कितनी कर पाएंगे पता नहीं, कितना सक्सेस मिलेगा और समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। देखिए, जो बात आप कह रही हैं, समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। जी, जो बात आप कह रही हैं वही बात वर्ल्ड बैंक ने भी कही है अपने तरीके से। वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की कि कोविड के पीरियड में किस तरीके से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई अलग अलग देशों में, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक सजेशन पेपर आप कह सकते हैं, एक रिपोर्ट ऐसी भी दी कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। उसके पॉइंटर्स हम अपनी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, लेकिन मोटी बात जो उसमें वर्ल्ड बैंक ने कही है कि देखिए, टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको सफिस्ट कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़ा सकती है। एक चैलेंज भी पोज करती है टेक्नोलॉजी जब आप उसको पढ़ाई में यूज़ करते हैं तो, कि कैसे यूज़ करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा दाएं बाएं होंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि टीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। टीचर्स का डेवलपमेंट होगा, यही हमारे पढ़ाई का भविष्य होगा। इंटरैक्शन का बड़ा रोल है जो हमने मिस किया कोविड के पीरियड में, और टू वे कम्युनिकेशन जब होता है तब जाके एजुकेशन कंप्लीट होता है। एजुकेशन कोई सामान खरीदने बेचने का धंधा नहीं है, और इसके लिए टीचर्स, पेरेंट्स सबको अपना अपना रोल निभाना होगा। रिमोट लर्निंग अगर होती है तो उसमें सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पता नहीं पेरेंट्स ने कितना वो रोल निभाया, और जो भविष्य का इकोसिस्टम होगा वो बहुत डायनेमिक होगा, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा और नई नई चीज़ें आएंगी। अब थोड़ा डायनेमिक्स पे बात करते हैं। चीनू जी, ये बताइए, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो सिर्फ स्किल्स, ऐसे स्किल्स नहीं सीखता, और अगर स्किल्स सीखता भी है तो बेस तो पहले उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी होती है। 2 साल में बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा, जिसका असर स्कूल्स में भी पड़ रहा है और अब भी हम देख रहे हैं, और उसको हम कैसे मैनेज करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न मनोज जी। मुख्यतः 2-3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो, क्योंकि बच्चे निरंतर गैजेट्स के संपर्क में रहे इन 2 सालों में, तो उनका मैन टू मशीन इंटरैक्शन बढ़ गया और मैन टू मैन इंटरैक्शन बहुत कम हो गया। इसलिए उनके सोशल स्किल्स में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमी आई। दूसरी जो कमी आई वो उनके कॉन्फिडेंस में आई, क्योंकि अब उनके अंदर हमें वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके दूसरों से, जैसे वो पहले इंटरैक्ट करते थे, उस तरह से इंटरैक्ट कर पाए। तीसरी बात ये है कि वो कंफर्ट जोन में आ गए। इसलिए हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने क्लिनिक्स में स्कूल रिफ्यूजल की समस्या देख रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि स्कूल ही नहीं जाना चाहता है, और अगर जबरदस्ती ले भी जाएं तो वहां पर स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उल्टी करने लगता है, परेशान हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, जिसके चलते हम वापस घर ले आते हैं और घर आने के बाद वापस से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। तो बहुत सारी मानसिक रूप में, इमोशनल, भावनात्मक रूप में प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक, सोशल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सारा का सारा ही अफेक्ट हुआ है, और बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। जी, तो अफेक्ट हुआ है, अब उसको सॉल्व करना है। तो नियति जी की क्या सजेशंस हैं ये भी हम लेंगे, लेकिन नियति जी ये बताइए कि पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल्स, जो क्योंकि अब सबका रोल बढ़ रहा है, पेरेंट्स का भी बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। ऐसा है कि वो भी कोई ऐसे सिचुएशंस झेल के आए नहीं हैं, नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे, और अब जो बातें सामने आ रही हैं, अब पहले हम जान बचा रहे थे, अब सब कुछ सामने है कि भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है?
ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जो स्कूल एजुकेशन है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं स्कूल्स के वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, और एजुकेशन को बहुत पर्सनलाइज्ड होना होगा इस दिक्कत को पूरा करने के लिए। तो बजाय के पूरी एक क्लास के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए, एक एक बच्चे और एक एक परिवार के लिए वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और हर परिवार की अपनी दिक्कतें हैं, अपने टाइमिंग्स हैं, अपनी समस्याएं हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ स्कूल टाइम टेबल से कुछ नहीं होगा। हम लोग होम टाइम टेबल भी बनाते हैं परिवारों में, और वो टाइम टेबल हम बच्चों और माँ बाप से बनवाते हैं, तो हम अपना टाइम टेबल नहीं थोपते। तो उससे क्या होता है कि परिवारों में परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलता है, और वो इम्पॉसिबल होमवर्क्स नहीं मिलते। और जैसे मैम ने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि हमने ब्रिज कोर्सेज स्कूल्स ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ हिस्से पिछले 2 सालों के करिकुलम के डाले गए हैं, और कुछ नए करिकुलम के सिलेबस को कम किया गया है। इसमें सीबीएसई ने भी बहुत अपना योगदान दिया है, सिलेबस काफी टाइम से कम हो रहा है, 20-30% सिलेबस दोनों तीनों सालों में काटा गया है, और उसकी कवरेज नेक्स्ट सक्सेसिव ईयर्स में उसको भरपाई की गई है। तो ये जो इश्यूज हैं ये इस तरीके से। और उसके अलावा देखिए, एजुकेशन भले कोविड प्री हो या पोस्ट कोविड हो, हमेशा से मैं मानती हूं कि बच्चा एक धागा है जी। तो एक सिरा अगर स्कूल पकड़ता है तो दूसरा सिरा माँ बाप है जी। अब अगर स्कूल ने वो सिरा पकड़ा है और माँ बाप ने वो सिरा ढीला छोड़ा है, तो आप सोचिए उस धागे जी। बिल्कुल, ये हमेशा से सच है बात जो अब आपने कही, बात बिल्कुल सही है। कोविड हो ना हो, किसी भी स्थिति में दोनों सिरे बहुत जरूरी हैं और दोनों को पकड़ना है। लेकिन मुक्ति जी ये बताइए, मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी टीचर्स है, और पिछले 2-3 साल में ऐसा महसूस हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर बोझ किसी पर आया है या दारोमदार किसी पर आया है, स्वाभाविक रूप से वो है शिक्षक। पहले ही ओवरबर्डन थे स्कूल्स के टीचर्स, कई तरह की उनकी अपनी शिकायतें हैं। उनको कैसे, क्या उनको भी केयर की ज़रूरत है? आपका अनुभव क्या कहता है? आपने बहुत अच्छी बात कही। जो 2 साल में टीचर्स ने जो स्ट्रगल किया है और साथ में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनका वास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उनकी खुद की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत आसान फेज़ था, टीचर्स के लिए वो बहुत कठिन फेज़ था, लेकिन वो चैलेंजेस उन्होंने लिए, विद स्ट्रेस लिए, विद खुशी से लिए, लेकिन अब वो अपने आप को बहुत एम्पावर्ड मानती हैं। उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ सीखा। साथ में ही जो आप ये कह रहे हैं, अभी बात चल रही है बच्चों की इमोशनल उसकी, अब एक काउंसलर या 2 काउंसलर स्कूल में काफ़ी नहीं हैं। हर दिन हमारे पास केस आते हैं जिनको कि हमारे टीचर्स अपने लेवल पे हैंडल करती हैं, सबको वो नहीं भेज पाती। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं उनको सच में धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को नए सिस्टम में ढाला, एक एक बच्चे की केयर करी, कोशिश पूरी करी। लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम चाहे कितना भी चेज़ करें, बच्चा लॉगिन करके चला जाता था। उन केसेस में हम बहुत आसानी से बच्चों को नहीं मॉनिटर कर पाए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के थ्रू कोशिश पूरी की। तो इन सब में ये 2 साल कब निकल गए टीचर को खुद भी नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टीचर्स के लिए कि वो टीचर्स अपने आप को इतना एम्पावर्ड समझ रहे हैं इस समय। टीचर्स की बहुत बड़ी जी टीचर्स का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, इसलिए आप बीच में टोक रहा हूँ। टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब स्कूल में 1-2 काउंसलर्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काउंसलर्स की ज़रूरत है। वो काम भी टीचर्स कर रहे हैं, जो भी गैप होता है टीचर्स फिल कर रहे हैं। शायद टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आएगी। ब्रेक, यहाँ रुक रहे हैं हम लोग ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ छोटे छोटे सजेशंस आपसे चाहेंगे जो पेरेंट्स के भी काम आए, टीचर्स के भी काम आए। छोटे से ब्रेक के बाद। हर उम्र, हर
एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देखिए महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नजर थी उस लाल ग्रह यानी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि कोविड में जो डैमेज हुई, पढ़ाई को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे करें, क्योंकि अब वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीनू जी, ये बताइए कि हमारे देश में इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं साइकोलॉजी को लेकर, ये फैक्ट है। तो ट्रेडिशनल विजडम जो है हमारा इस बारे में, उसी से काम चलता है, चाहे प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, माँ बाप हो, आस पड़ोस के लोग हो, जो भी हो। तो क्या सजेशंस हैं आपके? आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई तो किए, लेकिन सजेशंस नहीं बताए। तो सजेशंस क्या है आपके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए? और जो सवाल मैंने पहले पूछा कि हमें कमी है हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स की जो साइकोलॉजी में जिनका हाथ मजबूत हो, उस समस्या को भी कैसे दूर करें? जी मनोज जी, पहले तो हमें अब ये देखना पड़ेगा, मुक्ति जी की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, कि every teacher has to become a teacher counselor now. And so basic counseling skills हमको टीचर्स को और पेरेंट्स को दोनों को सिखानी पड़ेगी। जो वार्मथ, एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के प्रिंसिपल्स हैं, वो इस स्थिति में सबसे ज्यादा यूटिलाइज होंगे, जहां पर हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। एक तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि फाउंडेशनल स्किल्स कमजोर हो गए, जो एनसीईआरटी का डेटा हमें बता रहा है, और दूसरा उससे रिलेटेड इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। टीचर्स ओवर स्ट्रेस्ड, ओवरबर्डन्ड, पेरेंट्स एंजाइटी में, और बच्चे जो हैं वो इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। तो तीनों लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको ये समझें कि जैसे हम एक दूसरे कंट्री से जब ट्रैवल कर कर आते हैं तब हमें कैसे जेट लैग हो जाता है, वैसा ही ये जेट लैग का फेज है, जिसमें से हम आराम से ही निकल सकते हैं। कोई हमें इसमें से धक्का देकर पुश नहीं कर सकता। तो इसमें अटमोस्ट पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, वी विल हैव टू मीट द चाइल्ड वेयर द चाइल्ड इज। हर बच्चा जिस जगह पर है वहां पर जाकर हमें उसे मिलना होगा और वहां से उसे उठाना होगा।
और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होगा। हम एकदम से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रातों रात वो फर्स्ट आ जाए या उसके 80% या 90% मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वी विल हैव टू गिव देम टाइम एंड स्पेस। और तीसरा जो प्रिंसिपल है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों को, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, वो ये है वार्मथ एंड कंट्रोल बोथ। हमको उनके साथ वार्मथ से, स्नेह से तो काम लेना ही है, पर साथ में हमें उन बच्चों को अब अनुशासित भी करना है, थोड़ा सा फर्मली भी डील करना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिसिवनेस से काम लेंगे तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये अब उनके लिए पेनफुल है। तो उनको इसके लिए तैयार करने के लिए मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे और उनको फॉर्मली ठीक है, आपको फॉलो भी करना होगा। जी, समय चूंकि समाप्त हो गया इसलिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, जाते जाते बेसिक प्रिंसिपल ड्रॉ कर दिए सबके लिए। पहली बात यह है कि पेशेंस रखिए, धक्का देके आप नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात यह है कि केंद्र में बच्चा है, और जब बच्चों की बात आती है तो आप बच्चे को तो दोष नहीं दे सकते, चाहे आप स्कूल को दोष दे ले, पेरेंट्स को दे ले, टीचर्स को दे ले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे में गलती है। तो गलती नहीं निकाल सकते और बच्चा केंद्र में है, ये बात ध्यान में रखिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत अब है, क्योंकि आप एक स्पेशल मिशन पर हैं। पहले जो नुकसान हो चुका है वो भरपाई उसकी करनी है, और आगे जो उसका भविष्य है उसको भी संवारना है। तो थोड़ा हेवी ड्यूटी काम तो जरूर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार जी। तो देश